गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इसलिए सारा चैप्टर आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अपलोड में भी प्रॉब्लम होती है। और ये जो वीडियो है आपका, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ये आता नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर 2 से 2.5 मिनट का वीडियो ही अपलोड होता है, उसके बाद का वीडियो अपलोड नहीं होता, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। यूट्यूब से मैं लिंक आपके साइट पे भेज दूँगा, आपके जो क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप से भेजूँगा, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे भी होगा वो आप वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब पर शो होता रहेगा। ओके, तो पहला चैप्टर आ जाइए जो आपकी साइंस की बुक है। अभी शायद कमल ने लिया है, बाकी और किसी बच्चे ने भी बुक परचेज शायद नहीं किया है। अभी तो वहाँ पे महाराजगंज भी सील कर दिया गया है कोरोना की वजह से, तो इसलिए अभी तो देखिए 2-4-5 दिन तक कब तक सील रहता है, उसके बाद ही आप बुक का परचेज़ कर पाओगे। तो सबसे पहला चैप्टर मैं बता रहा हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप को किस तरीके से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको उगाते हैं, और फिर उसका कंप्लीट मैनेजमेंट इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रॉप का मतलब क्या होता है। क्रॉप व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप आर ग्रोन इन एन एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ नोन एज क्रॉप। जब किसी भी एक बड़े एरिया के अंदर एक तरह की फसल लगाई जाती है तो उसे हम एक तरह के बीजों को बोया जाता है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। द प्लांट्स ग्रोन एंड टेंडेड इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। द प्लांट्स ग्रोन मतलब पौधे के जो उगने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम जो है क्या कहते हैं, क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। In India, crop is often classified according to the seasons it is grown in. भारत के अंदर क्रॉप इज ऑफन क्लासिफाइड, क्रॉप का जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है क्रॉप को सीजन के हिसाब से होता है। अकॉर्डिंग टू सीजन उसको हम क्लासिफाई करते हैं। However, the seasons differ widely in different parts of the country because geographic and topographic factors. जबकि पता है कि भारत में जो सीज़न होता है वो एरिया यानी कि वो जोग्राफिकली भौगोलिक दृष्टिकोण से जो क्लाइमेट है, जो सीज़न है, वो अलग अलग होता है, बहुत डिफर करता है। जैसे कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, कहीं पर आपको गर्म मिलेगा, मतलब कहीं पर आपको बर्फ़ मिलेगी, कहीं पर आपको बालू मिलेगा, चारों ओर डिज़र्ट क्लाइमेट होगा, कहीं पर आपको बढ़िया अच्छा खासा मैदानी भूमि मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो फसल आप पहाड़ पर उगाते हैं उस फसल को आप रेगिस्तान में नहीं उगा सकते हैं, और जो फसलें आप प्लेन में तैयार करते हैं उस फसल को आप समुद्र के किनारे का जो तटीय इलाका है वहाँ पर आप नहीं उसको उगा सकते हैं। यानी कि जो हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो हमारे पास ज़मीनें हैं वो बहुत ही आपस में उनका कोई तालमेल नहीं है, अलग अलग तरीके से हैं। तो some regions have very hot summers and very cold winters while others have moderate temperature almost throughout the year। सही बता रहा है जो मैंने बताया अभी आपको कि कहीं पर बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ठंडा रहता है, यानी बर्फ़ भी गिरती रहती है। या भाई आप हिमालय का एरिया देख लो, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा एकदम बर्फ़ ही मिलेगा। राजस्थान चले जाओगे वहाँ पर आपको बहुत गर्मी मिलेगी। और कहीं पर जैसे कि कहीं पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत अधिक ठंडा होता है। जैसे हमारा जो एरिया है वो मॉडरेट क्लाइमेट समझ लीजिए, हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो और कहीं पर बहुत अधिक बारिश होती है, कहीं पर बारिश ही नहीं होती है। सो द क्रॉप्स ग्रोन एंड द कल्टिवेशन पैटर्न्स डिफर वाइडली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ का जो किसान है वो अलग अलग क्षेत्र का किसान अलग अलग तरीके से फसल को बोता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन एंड सीजन्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जो क्रॉप है उसे हमने सीजन के हिसाब से क्लासिफाई किया है। जैसे टेम्परेचर, ये सीजन डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और रेनफॉल पे, ठीक है ना। मौसम में कितनी नमी है, उसका टेम्परेचर क्या है, बारिश किस मौसम में होनी, यानी किस फसल को बारिश की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, वहाँ उसको हम बारिश के सीज़न में बोते हैं। जिस फसल को कम पानी की आवश्यकता है उसको हम दूसरे सीज़न में बोते हैं। यानी अब इसको आप देखिए, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जनरली ग्रोन इन आवर कंट्री आर टेबलेटेड एज फॉलोज।
जैसे तीन तरह से हम अन्य फसलों को बांटा है। पहला फसल है खरीफ, फिर रबी, और उसके बाद आ रहा है आपका जायद। तो जो खरीफ की फसल होती है वो जून और जुलाई में बोई जाती है। इसका जो सोइंग सीजन होता है, सोइंग मतलब बोने का सीजन होता है, वो जून जुलाई में, यानी कि रेनी सीजन में, जब बारिश की शुरुआत होती है। हार्वेस्टिंग मतलब काटने का टाइम इसका क्या होता है, ये अक्टूबर से नवंबर, ये जब ठंड की जो शुरुआत होती है उस शुरुआत में हम इसको काटते हैं। इसमें फसल कौन कौन सी है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये फसलें इस जो है मौसम में, यानी इस मौसम, ये खरीफ की जो फसल होती है वो ये होती है। रबी जो होती है, रबी की जो फसल होती है उसको बोने का सीजन है, उसका सोइंग टाइम है अक्टूबर नवंबर, यानी कि विंटर सीजन, ठंडक की शुरुआत के समय हम उसको बोते हैं। फिर इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो आपका है मार्च और अप्रैल, यानी जो फसल को काटने का टाइम मार्च अप्रैल। जैसे अभी आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने, जो तमाम लोग हैं किसानों ने अभी क्या काटा है, गेहूं की फसल काटी, यानी गेहूं की जो फसल होती है उसको बोने का टाइम अक्टूबर नवंबर होता है, यानी ये इस फसल को हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, इस तरह की जो फसलें होती हैं इसको हम रबी कहते हैं। उसके बाद आता है जायद, यानी मार्च और अप्रैल, इसका जो सोइंग सीजन होता है मार्च अप्रैल होता है, ठीक है। और काटने का टाइम इसका यानी हार्वेस्टिंग टाइम होता है जुलाई अगस्त। इसमें है आपका सनफ्लावर, मूंग, क्यूकम्बर, इस तरह की जो फसलें होती हैं उसे हम जायद की फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद कहते हैं, यानी जो मार्च अप्रैल बोलते हैं। सब फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में उसको बोते हैं और काटते हैं अक्टूबर नवंबर में। रबी को बोते हैं अक्टूबर नवंबर में और काटते हैं मार्च अप्रैल में। और जो जायद होता है वो मार्च में बोते हैं और जुलाई अगस्त में इसको हम काट लेते हैं। क्लियर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड, there was need to grow more food and hence modern agricultural practices were developed to increase the production of food crops। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, there was need to grow more food, हमें और अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ रही है। and hence modern agriculture practices were developed to increase the production of food crops। और उसके तरीके, इसलिए अब हमने जो हमारे जो पुराने जो खेती के साधन थे या जो तरीके थे उसमें अब हम लोगों को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है। और अब नई नई मशीनें आ गई हैं, उस मशीन के द्वारा हम खेती करते हैं। उसके बाद उसका जो सिस्टम है, जो तरीका हम बदल रहे हैं, हम अच्छे बीजों का उपयोग कर रहे हैं, ये सभी बताया जाएगा आगे चैप्टर में। These practices include better methods of growing food crops as well as their storage and distribution, यानी बोने का तरीका, उसके बाद इसको स्टोर करने का तरीका भी अलग है, इससे कि हमारा जो अनाज तैयार हो गया वो अनाज हमारा बेकार ना हो। इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जो जनता है, भारत जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कृषि प्रधान है। यानी हमारे देश की 2/3, 2/3 जनसंख्या हमारे देश की पूरी तरीके से डिपेंड करती है खेती के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है, खेती, यानी किसान है। 2/3 पॉपुलेशन भारत का किसान है, ठीक है, और डायरेक्ट किसान है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। ये भारत का इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति भारत की बहुत कुछ डिपेंड करती है खेती के ऊपर। यानी आप मान के लोग 70 से 80% पॉपुलेशन जो है वो खेती पर डिपेंड है। उसकी आवश्यकता की सभी ज़रूरतें उसके खेती से ही पूरी होती हैं, ठीक है। आप लोग अपने अगल बगल में देखो, मैक्सिमम लोग आपको किसान मिलेंगे, ठीक है। सर्विस क्लास आपको गांव के क्षेत्र में और भारत में अधिकतर की जो मेन जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 20 से 25% होगी। बाकी 70 से 80% लोगों की पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है और उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। तो द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ एनी क्रॉप इज नॉट ओनली द सोइंग ऑफ सीड्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इट रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज स्प्रेड ओवर डेज और मंथ विच आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। केवल बीज को बो देना और उसको काट लेना ही हम इसको काट लेने से हमारी जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है, प्रैक्टिस है, पूरी नहीं होती। इसके बीच में तमाम और भी प्रोसेस हैं
बोने से लेकर काटने के बीच में तमाम ऐसे प्रोसेस हैं जिसको कि हमारा किसान उस प्रोसेस को फॉलो करता है। अब वो स्टेप्स बता रहे हैं। सबसे पहले आपका आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आएगा सोइंग। सबसे पहले आपने मिट्टी को तैयार किया, ठीक है। जब बीज बोना है तो सबसे पहले आप उसमें जुताई करते हो, ठीक है। फिर उसमें आप बीज बोते हो। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, उसके अंदर आप किसान क्या करते हैं, खाद डालते हैं। उसके बाद उसकी इरिगेशन मीन सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। वीट कंट्रोल, पानी पड़ जाता है तो उसके अंदर घास फूस खरपतवार बहुत उगाते हैं जो कि हमारे फसल को नुकसान करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद आप अपने जो क्रॉप है, आपकी फसल है, उसको आप कीड़े मकोड़ों से बचाते हो। तमाम तरह के जीव जंतु उसके ऊपर हमला कर देते हैं, ठीक है। वो फसल को नुकसान करते हैं, जैसे चूहे आकर के नीचे से फसल खा जाते हैं, काट कर उसको अपने बिल में लेके चले जाते हैं। ऊपर से प्लस तमाम तरह के जो है ये जो कीड़े होते हैं वो फसल को नुकसान करते हैं। हार्वेस्टिंग, यानी उससे हम बचाएं कैसे। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग एंड विनोइंग। उसके बाद हम फसलों को काटते हैं, उसको थ्रेशनिंग करते हैं और फिर उसके बाद अपने स्टोरेज के अंदर ले जा करके उसको हम साफ़ सफाई करके उस अनाज को हम अपने स्टोरेज के अंदर रखते हैं। तो ये इतने प्रोसेस हो गए आपके खेती में। तो सबसे पहले आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी बीज बोने से पहले क्या आपने देखा है कि किसान गया और बिना खेत जोते ऐसे बीज फेंक देता है खेतों में? ऐसा तो नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका फसल बेकार हो जाएगा, उसमें कोई भी पैदावार नहीं होगी। तो सबसे पहले उसको मिट्टी को वो तैयार करता है, जो खेत होता है खेत को तैयार करता है फसल बोने के लिए। Before sowing the seed, the soil of the fields must be loosened and aerated so that the roots gets able to penetrate deeper. सबसे पहले उसकी जुताई करता है। जुताई करने से क्या होगा, मिट्टी लूज हो जाती है। जो मिट्टी होती है जब आप फसल काटते हो तो मिट्टी टाइट रहती है, तो उसको लूज करते हैं और उसके अंदर हवा डालते हैं, जिससे क्या है जब आप गेहूँ या धान जो भी आप बीज डालोगे वो बीज उसका जड़ बहुत ही आराम से नीचे चला जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लॉइंग, इसे हम प्लॉइंग कहते हैं, यानी खेत को जोतना कहते हैं। एज द टॉप सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, सो टू फैसिलिटेट ventilation in soil and to make it suitable for growth of microorganisms and other organisms like earthworm, which makes soil fertile by decomposing the remains of plants and animals, plowing is done, ठीक है। तो जो टॉप सॉइल होती है, यानी जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होती है और उसके अंदर तमाम तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं मिट्टी में, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को ये बढ़ाते हैं। जैसे अर्थवर्म, जो केचुआ होता है। केचुआ क्या होता है, केचुआ जब आप मिट्टी को जोत दोगे तो उसके अंदर जैसे हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये करता है क्या है, जब इसमें आप खेत जोत दोगे तो आराम से उनको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और वो क्या करते हैं, जो भी उसमें खरपतवार या जो भी उसमें होते हैं प्लांट के टुकड़े पड़े होते हैं, इनको ये क्या करता है, खा करके उसको उन सभी चीज़ों को खाद के रूप में बदल देता है। इस तरीके से हमारा जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी को वो और अधिक उपजाऊ बनाने का काम करता है। कौन से, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। The plowed field may have large soil lumps called crumbs, which are further broken down into small pieces using a wooden or iron plank. जो हमारा जब किसान खेत जोत देता है तो खेत जोतने के बाद में उसके अंदर बड़े बड़े मिट्टी के ऐसे क्या कहते हैं, उसके टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्रम्स या लम्प्स कहते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए वो उसको मिट्टी को लेबल में करता है। क्या करता है, यानी ऊबड़ खाबड़ जो मिट्टी हो जाती है उसकी वो लेबलिंग करता है। लेबलिंग करने के लिए वो क्या करता है, एक लकड़ी का या जो है आयरन लोहे का एक वो प्लैंक लेता है और उससे ले करके ट्रैक्टर से, देखा होगा आपने खेतों में जब लोग कल्टीवेटर लेकर के जोतते हैं तो उसके पीछे एक पाटा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पाटा लगाने का काम करते हैं। तो लगाते हैं तो उससे मिट्टी क्या होती है, बराबर लेवल में हो जाती है, ठीक है। लेबलिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्म इरिगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द फील्ड, इट आल्सो हेल्प द प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और जो लेबलिंग होती है फील्ड की, जो लेबलिंग कर देने से क्या होता है कि जो पानी जब आप किसान चल सिंचाई करता है तो प्रॉपर लेवल में
पानी पूरे खेत में हर जगह पहुंच जाता है। और अगर ऊबड़ खाबड़ होगा, कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा, तो क्या होगा, पानी जब किसान पानी चलाएगा तो पानी हर जगह पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और सॉइल इरोजन जो होती है वो भी उससे रुक जाती है। Sometimes manure is added to the soil before plowing. This helps in proper mixing of manure with soil. मैन्योर मीन्स जो खाद होता है, देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी जुताई से पहले लोग ये जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसको भी खेतों में डाल देते हैं। उसके बाद जब जुताई करते हैं तो प्रॉपरली वो पूरी खाद आपके पूरे खेत में पहुंच जाती है। उसके बाद है इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन प्लॉइंग। इम्प्लीमेंट्स मतलब किस किस उपकरण का उपयोग आप प्लॉइंग में करते हैं। तो बच्चों द प्लाउ मीन्स जो द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लॉइंग इज कॉल्ड प्लाउ। जो इंस्ट्रूमेंट आप खेत को जोतने में इस्तेमाल करते हैं उसे प्लाउ कहते हैं। इन ओल्डन डेज वुडन प्लाउज was used and nowadays iron plow is used. In wooden plow the lower end of the plow is called the plowshare. पहले के टाइम में किसान क्या करता था, लकड़ी के बने हुए हल का इस्तेमाल, हल समझ गए ना, जो से खेत जोतते हैं उसका इस्तेमाल करता था। उसका जो नीचे का जो फार होता था, इट मेड ऑफ क्रूग शेप। ये क्रूग मतलब तिरछा होता था। पीस ऑफ वुड फिटेड विद अ ट्रायंगुलर स्ट्रिफायर आयरन इन फॉर्म ऑफ टिप। और उस लकड़ी के उसमें नीचे से लोहा फिट होता था जो कि मिट्टी को काटते हुए जब लोग किसान बैल से खेत जोतते थे तो उसी से उसको ढकते थे और वो बैल आगे चलता था और मिट्टी खोदते हुए आगे बढ़ता चला जाता था। दिस इज द मेन कटिंग ब्लेड ऑफ द प्लाउ दैट गोज इन द सॉइल एंड ब्रैक्स इट अप। द टॉप एंड ऑफ द प्लाउशेयर एक्ट्स विद द हैंडल। जो उसका ऊपर का हिस्सा होता था वो हैंडल होता था, उसे किसान पकड़ता था, ठीक है। acts as a handle which allows the farmer to hold the plow. The plowshare is attached to a long rod of wood called the plow shaft. The other end of the plow shaft attached to the perpendicular beam that is placed on the neck of animals like ox, camel. उसके बाद जो अगला एक साइड होता था उसको किसान वाला, दूसरा जो साइड होता था परपेंडिकुलर जाता था, वो सीधा जाकर पड़ता था कहाँ पे, जो बैल या ऊंट जिससे भी जहाँ पर जो भी जानवर उपलब्ध थे उनसे जो खेती करते थे तो उसके वो शोल्डर पर चला जाता था। और उसी से वो जब चलता था तो वो उसी शोल्डर का जो खींचता था वो भी जो हल होता था वो भी खींचता चला जाता था और किसान खेत को जोतता था। लेकिन आजकल क्या है, नाउ अ डेज अ सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स कॉल्ड कल्टीवेटर व्हिच कैन बी अटैच्ड विद अ ट्रैक्टर इज यूज्ड एज प्लाउ। आजकल क्या है, आजकल के टाइम में क्या है, अब भाई टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया। अब ट्रैक्टर चूंकि बड़ी है, ताकतवर मशीन है, इसलिए उसमें क्या हुआ, कल्टीवेटर ने एक साथ जहां एक फार होता था वहां पर अब कम से कम 20-25 फारों वाले हल, जिसे कि आप कल्टीवेटर कहते हैं, उसको ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इससे आपका लेबर भी बचता है और समय भी बचता है, ठीक है। यानी आप बहुत ही कम टाइम के अंदर आप बहुत अधिक खेत की जुताई अब आप कर सकते हो। दूसरा सिस्टम आता है, एक पार्ट होता है हो, जिसे आप कहते हैं कुदाल। क्या कहते हैं, कुदाल कहते हैं। इट इज लॉन्ग हैंडल्ड टूल विद अ थिन मेटल ब्लेड दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। ये जो लॉन्ग हैंडल होती है इसके अंदर, इससे आप जो मिट्टी के अंदर के जो खरपतवार होती है उससे आप निकालते हो। और कल्टीवेटर से जैसे मान लीजिए कोना वगैरह है, वो अगर खेत का नहीं जोत पाता है तो उससे आप इस कुदाल के माध्यम से आप इसको निकाल करके उसमें जो खरपतवार निकाल सकते हो और किनारा भी आप उसको कुदाल से उसके खुदाई करके उस मिट्टी को आप खेत को बना सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन मिक्स फिक्स एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग वुड रॉड ऑफ वुड और आयरन। उसके एक साइड में लोहे का फार लगा होता है और एक साइड लकड़ी की हैंडल होती है। लकड़ी की हैंडल में एक साइड में लगा होता है और एक साइड आदमी उसको पकड़ता है, पकड़ने वाला बनना होता है। इसी से पकड़ करके वो अपने कुदाल से खेतों की गुड़ाई करता है, गुड़ाई कह सकते हैं। अब आपका मिट्टी का जो खेत है वो आपका तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको खेत की में बुआई करना है। जब मिट्टी तैयार किसान कर लेता है उसके बाद वो खेत में बुआई करता है। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज कॉल्ड सोइंग। यानी बुआई करने को ही हम क्या करते हैं, बीज को बोने के काम को हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। When soil is plowed and labeled, seeds are sown in it. जब खेत की जुताई हो गई, लेबलिंग हो गई, उसके बाद उसमें हम बीज बोते हैं। Before planting, quality of seed is checked by putting seeds in water.
हम मार्केट से बीज लेकर आते हैं, सीधा उसको नहीं बोते हैं। जैसे घर में जब आपकी माताजी अनाज लेकर के आती हैं तो पहले उसमें सफाई करती हैं, तब ऐसा तो नहीं खाना सीधा बना देती, उठाया चावल उठाया और बिना बीने उसको साफ के उठा करके कुकर में डालकर पका दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसे डाल देंगे तो उसमें कीड़े भी होंगे, उसमें ईंटा पत्थर भी होगा, तो वो क्या करेगा, आप जब उसको खाओगे तो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने बीज, आपके पास जो उपलब्ध बीज है उसको सीधा आप बो दोगे तो वो क्या होगा, फसल आपकी चौपट कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज को बोने से पहले बीज को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए करते क्या है, पानी के अंदर हम बीज को डालते हैं। जब पानी में हम बीज डालते हैं तो जो खराब वाला जो बीज होता है वो ऊपर तैर कर आ जाता है और जो अच्छी बीज होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, द सीड्स विच रिमेन सबमर्ज इन वाटर आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग। ऊपर के बीज को छानकर हम निकाल कर फेंक देते हैं और जो नीचे की बची हुई बीज है उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उसे हम अपार्ट फ्रॉम इट हेल्दी सीड्स कैन बी बॉट फ्रॉम ट्रस्टेड सप्लायर्स और कैन बी ग्रोन बाय फार्मर्स देमसेल्व्स। सीड selection is necessary because there are several diseases that can be transmitted via sowing defective seeds। ठीक है, तो उसको हम जो अच्छा बीज होता है उसको निकाल लेते हैं। उसके अलावा हम जो हमारी रिलायबल शॉप्स हैं, जो अच्छे दुकानदार हैं, उनके यहाँ भी अच्छी मात्रा में या अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध हैं, वहाँ से हम खरीदते हैं और उसको हम, हमारे किसान भाई उसको अपने खेतों में बोते हैं जिससे कि खराब पौधे पैदा ना हो। If seeds from an infected field are used to grow next crop, they can cause many seeds-borne diseases and can lead to reduced crop production or even failure of the crop। अगर आपकी बीज अच्छी नहीं है, बीमार बीज आपने बो दिया तो आपकी जो फसल होगी वो खराब हो जाएगी और उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो जो पैदावार हमको खेत से लेना, हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब दूसरा चीज़, पहले तो हो गया ना कि हमें सीड्स जो हमें लेना है वो सीड्स हमें बहुत अच्छी सीड्स लेना है। उसके बाद है टाइम ऑफ सोइंग, बीज बोने का समय क्या होना चाहिए। टाइम ऑफ सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ए क्रॉप। इट वेरीज विद इन द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़। जो बीज बोने का टाइम है वो भी बहुत अधिक डिपेंड करता है। हम समय के पहले या समय बीत जाने के बाद अगर हम किसी बीज को बोते हैं तो वो फसल हमारी बेकार हो जाएगी। जैसे अभी मान के चलो कि अभी आपको क्या करना है, ये जो सीज़न हमारा है ये खरीफ का सीज़न है, यानी जून और जुलाई के अंदर हमें अपने खेत के अंदर धान को बैठा देना है। ठीक है, और अगर उसके बाद में हम बैठाएंगे तो हमारी फसल, हमारी की पैदावार धीरे धीरे, जितना देर बोएंगे उतना ही पैदावार हमारी खराब हो जाएगी। हम कितना भी अच्छा बीज इस्तेमाल करेंगे, कितना भी खाद डाल देंगे, कितना भी अच्छा खेत तैयार कर देंगे, लेकिन वो हमारी फसल की जो पैदावार होनी है वो पैदावार